पिछले कुछ समय से भारत व चीन का सीमा तनाव बद से बदतर होता नजर आया है, जिसकी कुछ वजह बताई जा रही हैं। जैसे भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक, जिसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर व दूसरा लद्दाख, और एक नया राजनीतिक नक्शा बनाया गया जिसमें लद्दाख के उत्तर पूर्वी भाग, जिसे अक्साई चिन कहा जाता है, उसे भारत के अधीन दिखाया गया। आपको बता दें कि 1962 के इंडो चाइना युद्ध में चीन ने लद्दाख के इस उत्तर पूर्वी भाग पर अपना नियंत्रण कर लिया था। तब से लेकर आज तक चीन इस क्षेत्र को अपने अधीन ही मानता आया है। दूसरी बड़ी वजह Strategic road, a 300 kilometer stretch from Leh to Daulat Beg Oldi along the line of actual control where we began road construction, and it's this infrastructural development that has rattled China. मगर क्या ये वजह इतनी बड़ी है कि चीन 3 अलग अलग क्षेत्र में घुसपैठ कर जाए? आप देख सकते हैं कि 4 भारतीय राज्य व एक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा करता है। वो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश। ये सीमा जो भारत के राज्यों को चीन से जोड़ती है उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या फिर जिसे LAC भी कहा जाता है। हालांकि यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन व भारत के बीच एक मौखिक समझौता है जिसे वर्बल एग्रीमेंट कहते हैं। इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का आधिकारिक सीमांकन नहीं किया गया। इस भारतीय चीन सीमा की कुल लंबाई 4056 किलोमीटर है, जो कि 3 क्षेत्रों में विभाजित है। पूर्वी क्षेत्र जिसके अधीन अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम की सीमा आती है, मध्य क्षेत्र जिसके अधीन उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश की सीमा आती है, व पश्चिमी क्षेत्र जिसके अधीन लद्दाख आता है। अक्साई चिन क्षेत्र की बात करें तो अक्साई चिन एक ठंडा सुनसान क्षेत्र माना जाता है, जिसके पश्चिम व दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर आप काराकोरम रेंज देखेंगे और उत्तर व उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आप कुनलन पहाड़ों को देखेंगे। अक्साई चिन क्षेत्र पर विवाद बना रहता है क्योंकि चीन व भारत दोनों इस क्षेत्र पर अपना हक जताते आए हैं। हालांकि फिलहाल यह लद्दाख का उत्तर पूर्वी भाग चीन के नियंत्रण में ही आता है। हाल ही में हुए सैन्य गतिरोध का वास्तविक स्थान गलवान घाटी था। यह गलवान घाटी काराकोरम रेंज में स्थित है। गलवान घाटी का नाम गलवान नदी से पड़ा, जिसका उद्गम स्थल अक्साई चिन में ही है। गलवान नदी अक्साई चिन से बहते हुए काराकोरम रेंज से गुजरती हुई लद्दाख में प्रवेश करती है। जैसे ही गलवान नदी लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में आती है, वह श्योक नदी में शामिल हो जाती है। इस श्योक नदी का उद्गम स्थल काराकोरम रेंज ही है, और यह नदी जो कि कैरिस घाटी में है, वह किल्कित बल्किस्तान क्षेत्र में पहुंचकर इंडस नदी में शामिल हो जाती है। मूल्य रूप से यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह काराकोरम रेंज है जो कि लद्दाख को अक्साई चिन क्षेत्र से अलग करता है। काराकोरम रेंज का अभिगम केंद्र जो कि लद्दाख और अक्साई चिन को जोड़ता है, वह है गलवान घाटी। गलवान घाटी सब सेक्टर नॉर्थ SSN के अधीन आती है, जो कि एक मिलिट्री फॉरवर्ड एरिया है जो अक्साई चिन से भारत का डायरेक्ट एक्सेस कराती है। भारतीय सेना के लिए गलवान घाटी का क्षेत्र सियाचिन व लेह की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1962 का इंडो चाइना युद्ध यहाँ गलवान घाटी में हुआ था। यह युद्ध 28 अक्टूबर 1962 से लेकर 21 नवंबर 1962 तक चला, जिसका मतलब यह है कि सितंबर के महीने में चीनी सेना ने अवैध रूप से इतने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और साथ में काराकोरम रेंज पर भी कब्जा कर लिया था। नवंबर के महीने में जब यह युद्ध खत्म हुआ तो चीनी सेना भारतीय क्षेत्र के और अंदर आ गई थी, और उस दिन से आज तक चीन गलवान घाटी को अपने अधीन कहता आया है और इस क्षेत्र पर अपना हक समझता है। 1957 में चीन द्वारा एक राष्ट्रीय हाईवे बनाया गया जिसे कहा जाता है G219, जो कि अक्साई चिन के विवादित क्षेत्र से होकर गुजरता है। यह हाईवे जिनजियांग व तिब्बत क्षेत्र को जोड़ता है। जब इस सड़क का निर्माण किया गया तब भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी। अगर आप काराकोरम रेंज के पहाड़ों की एवरेज एलिवेशन या औसत ऊंचाई देखें तो वो कुछ 6000 मीटर है, जो 2 गुना ज़्यादा उस ऊंचाई से है जहां पर अल्टीट्यूड सिकनेस शुरू हो जाती है। मतलब कोई भी इंसान इस क्षेत्र में आए तो उसे शारीरिक थकान, सरदर्द व अन्य बीमारी हो सकती है। चीनी इस बात से वाकिफ थे और वे चाहते थे कि LAC काराकोरम पर्वतों की सबसे ऊंची शिखा रेखा तक जाए,
ताकि भारतीय सेना पर नियंत्रण किया जा सके और भारतीय सेना काराकोरम पर्वतों की लंबी ऊंचाइयों का फायदा न उठा सके। चीन यह इसलिए भी चाहता था ताकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और चीन का G219 हाईवे के बीच ज्यादा दूरी बनी रहे। गलवान नदी ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो कि अक्साई चिन को लद्दाख से जोड़ता है, इसलिए चीन चाहता है इस क्षेत्र पर अपनी पूरी पकड़ रखना। उन्हें इस बात का भी डर है कि भारत एक खतरा बन सकता है अगर वो इस मार्ग का इस्तेमाल करे अक्साई चिन तक आने के लिए। भारत सरकार द्वारा एक सड़क निर्माण की गई जो कि दारबुक शियोक गांव से शुरू होकर गलवान घाटी से गुजरते हुए दौलत बेग ओल्डी रोड तक जाती है, जिसे DBO रोड भी कहा जाता है। दौलत बेग ओल्डी एक उत्तरी किनारा है लद्दाख के भारतीय क्षेत्र का, जहां पर भारतीय सेना का नियंत्रण है। यह सड़क 255 किलोमीटर लंबी है जो कि श्योक नदी के साथ साथ चलती है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल पैरेलल है। जब दोनों देशों के सेना के बीच गतिरोध हुआ गलवान घाटी पर, तो चीनी सेना पेट्रोल पॉइंट 14 जिसे PP14 कहा जाता है वहां पर थी, जो कि गलवान घाटी में प्रवेश करने का मार्ग है और यह एक खतरा बन जाता क्योंकि DSDBO सड़क बिल्कुल उसके सामने थी। आपको बता दें कि यह सड़क एक सप्लाई रूट है जो कि काराकोरम क्षेत्र में भारतीय सैनिकों तक जरूरत का सामान पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चीनी सेना का गलवान घाटी पर कब्जा करना सबसे खराब स्थिति है क्योंकि DSDBO सड़क पर चीन अपनी नज़र रख सकता है और भारतीय सेना को इस सड़क के इस्तेमाल से वंचित भी कर सकता है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, गलवान घाटी में चीनी सेना 2 से 3 किलोमीटर अंदर आ गई है। उनके 2 बटालियन गलवान घाटी की ऊंचाई पर हैं, जो कि भारत के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सिर्फ ज़मीन तक सीमित नहीं है, वह नदी झील के हिस्सों को भी तय करती है। पैंगोंग लेक या पैंगोंग झील लगभग 134 किलोमीटर लंबी व 5 किलोमीटर चौड़ी झील है। इसे पैंगोंग सो कहा जाता है। सो मतलब लेक या झील होता है तिब्बतन भाषा में। इस झील में पानी पहाड़ी ग्लेशियर्स के पिघलने से आता है। पैंगोंग झील का पानी एक जगह स्थिर रहने के कारण सलाइन खारा हो जाता है और क्योंकि इसका पानी पहाड़ी ग्लेशियर्स के पिघलने से आता है, इसलिए इस झील का पानी मीठा होता है, फ्रेश होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस झील का पानी सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर यानी कि खारा पानी और मीठे पानी दोनों का मिश्रण है। पैंगोंग झील की लोकेशन पर नज़र डालें तो वह भारत व चीन के बीच में स्थित है। इस झील का 1/3 हिस्सा भारत में है व 2/3 हिस्सा चीन में है। अगर आप पैंगोंग लेक को मैप में देखेंगे तो इसके पॉइंटेड एजेस नोकीले किनारे दिखाई देंगे आपको। यह पॉइंटेड एजेस और नोकीले किनारे इंसान की उंगलियों की तरह दिखते हैं, इसलिए इन किनारों को, इन पॉइंटेड एजेस को फिंगर्स कहा जाता है। अगर पश्चिमी ओर से शुरू किया जाए तो फिंगर पॉइंट 1, 2, 3 इस तरह से इसको नाम दिए गए हैं और टोटल इसके फिंगर पॉइंट 8 तक हैं। भारत अपनी सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से तय करता है और वह फिंगर पॉइंट 8 पर है, इसलिए भारत अपनी क्लेम लाइन फिंगर पॉइंट 8 पर रखता है। दूसरी ओर चाइना अपनी सीमा का क्लेम फिंगर पॉइंट 4 पर रखता है, जो कि इस लाइन पर दिखता है। अब अगर सारे फिंगर पॉइंट्स को देखा जाए तो वह इन दोनों रेखाओं पर दिखाई देंगी जो कि दोनों देशों द्वारा क्लेम की गई है। इस बीच वाले एरिया को, इस बीच वाले क्षेत्र को ग्रे एरिया के नाम से जाना जाता है। दोनों देशों की सेना का गतिरोध फिंगर पॉइंट 4 पर हुआ था। चीनी सेना ने कई मिलिट्री कैंप का निर्माण किया फिंगर पॉइंट 4 व फिंगर पॉइंट 8 के बीच। भारत हमेशा से फिंगर पॉइंट 1 से 4 पर अपना नियंत्रण करता आया है। फिंगर पॉइंट 4 पर भारत ने एक मिलिट्री कैंप का भी निर्माण किया हुआ है। फिंगर पॉइंट 4 से 8 तक का क्षेत्र हमेशा से विवादित क्षेत्र माना जाता है, जिसे ग्रे एरिया भी कहा जाता है। 5 मई 2020 को खबर आई कि चीन ने फिंगर पॉइंट 4 पर घुसपैठ कर एक मिलिट्री कैंप का निर्माण किया और फिर कुछ दिन बाद 11 मई 2020 को खबर आई कि चीनी सेना ने फिंगर पॉइंट 5 तक घुसपैठ कर ली है। आपको बता दें, सन 2017 के डोकलाम गतिरोध में भी चीनी सेना ने फिंगर पॉइंट 4 में अवैध रूप से घुसपैठ की थी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि फिंगर पॉइंट 4 पर ऐसा क्या है कि उसको हर हाल में चीनी सेना हथियाना चाहती है, हर हाल में उस पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। 1962 के इंडो चाइना युद्ध में फिंगर पॉइंट 4 में घुसपैठ कर चुशुल घाटी का इस्तेमाल चीन द्वारा किया गया था।
जो कि युद्ध के लिए बहुत अनुकूल साबित हुआ था। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय देते हुए कहा, वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अनुसार, जो कि 1947 में विरासत में मिली थी, इस झील का एक बड़ा हिस्सा भारत के अधीन हुआ करता था, मगर चीन की खुद की क्लेम लाइन थी जो कि उन्होंने नवंबर 1959 या 1960 में बताई। वो क्लेम लाइन आज की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी पास थी। 1962 के युद्ध के पहले ही चीन खुरनक फोर्ट क्षेत्र को अपने कब्जे में कर चुका था और चीनी सेना सिरजप क्षेत्र में थी जब 1962 का युद्ध हुआ। यह सिरजप क्षेत्र फिंगर पॉइंट 8 पर था, इसलिए उस युद्ध के बाद से फिंगर पॉइंट 8 को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC मान लिया गया, मगर चीन द्वारा फिंगर पॉइंट 4 का ही क्लेम किया गया। एच.एस. पनाग जी का कहना यह भी है कि अब चीन ने अपने सैनिकों द्वारा फिंगर पॉइंट 4 तक का क्षेत्र ले लिया है और चीन भारतीय सेना को LAC तक यानी कि फिंगर पॉइंट 8 तक पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहे हैं। इस बात से एक बात तो साफ होती है कि चीन पैंगोंग झील का फायदा उठाए या ना उठाए, मगर फिंगर पॉइंट 4 जिसके दक्षिणी किनारे में चुशुल घाटी आती है और उत्तरी किनारे पर ऊंचाईदार पर्वत है, वह मिलिट्री तौर पर उनका फायदा जरूर उठाना चाहता है। गलवान घाटी और पैंगोंग झील में हुए गतिरोध की सबसे बड़ी वजह LAC है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का कभी आधिकारिक सीमांकन किया ही नहीं गया। दोनों देशों की सरकार के बीच एक मौखिक समझौता चलता आया है पिछले कई सालों से। 1962 से पहले और आज 58 साल बाद भी सीमा तनाव बरकरार है। आखिर क्यों दोनों देशों की सरकार इस मुद्दे को सुलझा नहीं पा रही है? भारत चीन संबंधों में जब भी खटास आती है, तब भारत में चीनी सामान के बहिष्कार की मांग उठने लगती है। इस बार भी यही हो रहा है, मगर सवाल ये है कि चीनी सामान पर भारत की निर्भरता कितनी है? क्या भारत के लिए चीनी सामान का बहिष्कार करना मुमकिन है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।